हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी और नाम है इसका द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। शेक्सपियर की जो भी ट्रेजेडीज़ हैं और जो भी प्लेज हैं उनमें ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये प्ले अर्थात ये ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट जो है सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। पूरा नाम है इसका द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। और ये एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से कंसीडर की जाती है एक, और ये लिखी गई थी 1599 से 1601 के बीच में। हम अपने इस लेक्चर में इस ट्रेजेडी से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस प्ले के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, और दूसरा ये कि इसका कंप्लीट नेम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसीलिए आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है, और डेनमार्क जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। एक बार हम देख लेते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। ये यूरोप का मैप है, ग्लोब में आप देख सकते हैं। नीचे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और ये यहाँ से ये ऐसे करके ये यूरोप है। इसी यूरोप में यहाँ पर देखिए ये डेनमार्क है। डेनमार्क है और इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ऊपर नॉर्वे है, इधर स्वीडन है, ये नेबरिंग कंट्री हैं इसके। नीचे आपको नीदरलैंड्स और जर्मनी दिखेगा, जर्मनी से बॉर्डर शेयर होता है इसका। डेनमार्क की जो कैपिटल वो है कोपेनहेगन, जो यहाँ पर है आप देख रहे हैं। इसी कंट्री की कहानी है यहाँ पर, प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो हैमलेट रहता है। इसी कंट्री में सेटिंग है इस प्ले की, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप अपने को कनेक्ट कर पाएंगे कि ये डेनमार्क है कहाँ पर। तो ये रियल सेटिंग है जो डेनमार्क है। स्टोरी जो है डेनमार्क में सेट है, और द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा इज प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट इसके सेंट्रल कैरेक्टर हैं। और ड्रामा के स्टार्ट होने से पहले प्रिंस हैमलेट के फादर, जिनका नाम था किंग ऑफ डेनमार्क और नाम था उनका किंग हैमलेट, उनका मर्डर कर दिया गया था इस ड्रामा के स्टार्ट होने से पहले। और ड्रामा के स्टार्ट होने से पहले ही बैकग्राउंड में हैमलेट के जो अंकल रहते हैं प्रिंस हैमलेट के, उनका नाम रहता है क्लॉडियस। उन्हीं ने मारा होता है हैमलेट के फादर को, और मारने के बाद वो राज्य के सिंहासन पर कब्जा कर लेते हैं, खुद राजा बन जाते हैं, किंग क्लॉडियस बन जाते हैं। और हैमलेट की मदर से ही मैरिज कर लेते हैं। जो पहले क्वीन गर्ट्रूड थी वही अब भी क्वीन गर्ट्रूड रहती हैं, क्योंकि पहले वो हैमलेट के फादर की वाइफ थी। अब जो वर्तमान में किंग है क्लॉडियस, वो उनकी वाइफ रहती हैं। प्ले जब स्टार्ट होता है तो हैमलेट के फादर का घोस्ट अपीयर होता है स्टेज पर, और वो प्रिंस हैमलेट को बताता है कि सच्चाई क्या है, उन्हें कैसे मारा गया था। और वो साथ ही में ये भी कहता है अपने बेटे से, प्रिंस हैमलेट से, दैट यू हैव टू टेक द रिवेंज, कि तुम्हें बदला लेना है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो प्ले है हैमलेट जिसका नाम है, ये ट्रेजेडी जो है, इसमें बहुत डीप आइडियाज़ हैं। कौन कौन से? एक तो बदला लेने की कहानी है, इसीलिए इसे रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। और रिवेंज ट्रेजेडी पर हमने एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, वो इसकी बैकग्राउंड में है, आप देखेंगे तो आपकी हेल्प करेगी। तो एक तो रिवेंज की थीम इंटरवूवन है इस ड्रामा में, दूसरी थीम ऑफ मैडनेस है। क्योंकि रिवेंज प्ले जब आप देखेंगे, रिवेंज ट्रेजेडी, तो उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर रहता है वो बदला लेने के लिए कई बार लोगों के सामने मैड होने को का एक्टिंग करता है, ताकि वह दूसरों से सुरक्षित रह सके अपने आप को, और समझ सके कि उसे करना क्या है। तो थीम ऑफ मैडनेस भी है इसमें, डेथ भी है, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत सारी डेथ्स होती हैं। जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहते हैं वो उन सभी की डेथ हो जाती है। ड्यूटी, रिवेंज को एज ए ड्यूटी लेता है जो प्रिंस हैमलेट है। मोरालिटी, कुछ नैतिकता की बातें भी हैं, और साथ ही साथ में जीवन का अर्थ क्या है ये ढूंढने की कोशिश की गई है। क्योंकि हैमलेट की जो सॉलिलकीज रहती हैं इस ड्रामा में, वो सभी मीनिंग ऑफ लाइफ पर ही फोकस्ड हैं कि जीवन आखिरकार होता क्या है। इस तरीके से ये सारी पावरफुल थीम्स हैं इस ड्रामा में, इसीलिए इस ड्रामा को कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
बैकग्राउंड के रूप में देखें इस ड्रामा को तो ध्यान दीजिएगा, ये ड्रामा लिखा गया था एलिजाबेथन रनीशा पीरियड, अर्थात ध्यान दीजिएगा जो एलिजाबेथन एज है उसे फ्लावरिंग पीरियड ऑफ इंग्लिश रनीशा कहा जाता है। रनीशा सबसे पीक पर था इंग्लिश लिटरेचर में उस समय इंग्लैंड में। एक ऐसा समय था जब लोग जो थे, राइटर्स जो थे, वो ह्यूमन थॉट्स में इंटरेस्ट ले रहे थे, फिलॉसफी में इंटरेस्ट ले रहे थे और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे थे। इसीलिए इसमें जो एक्शन है सेंट्रल कैरेक्टर की लाइफ से जुड़ा हुआ, वो साइकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा है फिजिकल एक्शन के बजाय। शेक्सपियर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उस समय की रिवेंज ट्रेजेडीज से, और आप जानते हैं उस समय की सबसे फेमस ट्रेजेडी जो थी वो एक यूनिवर्सिटी बिट थे टॉमस किड, उन्होंने लिखी थी द स्पेनिश ट्रेजेडी, उसका नाम था। ये उस समय एक ट्रेडिशन ऑफ द टाइम बन गया था रिवेंज ट्रेजेडीज को लिखना। ऐसी ट्रेजेडीज में क्या होता था, एक हीरो जो है वो जस्टिस को खोजता था क्योंकि उसके परिवार के किसी पर्सन का मर्डर कर दिया जाता है, इसीलिए वो जस्टिस की तलाश में उसका बदला लेता है और उस पर्सन जिसने उसके साथ अन्याय किया होता है उसको मारता है इस प्ले के लास्ट में। यही बदला लेना था, यही थीम थी इस तरीके की ट्रेजेडीज की। ये प्ले दिखाता है अनसर्टेनिटी और एंजाइटी, जीवन का डर उस समय की, धर्म के बारे में, जीवन समाप्त होने के बाद के बारे में, और जीवन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आपके परिवार में किसी के साथ बुरा हुआ है तो आपको उसका बदला लेना है, उसके लिए जस्टिस सीक करना है। इसमें जो कैरेक्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे प्रिंस हैमलेट कहा गया है, वो एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल थिंकर है, क्योंकि वो स्कॉलर है, यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा इंसान रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, किसी भी काम को करने से पहले सोचता बहुत है उसके बारे में, वह हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके इन्स आउट्स, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के बारे में बहुत सोचता है। इसीलिए ये प्ले बहुत डिफरेंट हो जाता है दूसरी सिंपल रिवेंज ट्रेजेडीज से, क्योंकि हैमलेट इस प्ले में जो है सोचता बहुत ज़्यादा है, एक्शन क्विकली नहीं ले पाता। इसीलिए ओवर थिंकिंग नेचर या ओवर ब्रूडिंग नेचर जो है हैमलेट का हमार्शिया बन जाता है इस प्ले में। हमार्शिया आप जानते होंगे ट्रेजिक फ्लॉ को कहते हैं। इस प्ले के सोर्सेज की बात करें, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जितने भी सारे प्लेज हैं वो लगभग किसी न किसी सोर्स पर आधारित हैं, बहुत कम प्लेज ऐसे थे जिनका प्लॉट ओरिजिनल है। तो शेक्सपियर डिड नॉट इन्वेंट द स्टोरी ऑफ हैमलेट। ये जो कहानी है इस ड्रामा में दी गई, इस कहानी को शेक्सपियर ने खुद नहीं बनाया था पूरी तरीके से, बल्कि पहले की कुछ कहानियाँ थीं जो लेजेंड्स में दी हैं, कुछ किताबों में दी हैं, वहाँ से बहुत सारा मटेरियल बोरो किया था विलियम शेक्सपियर ने। इसमें एक मेन कहानी है हैमलेट की, जो कि सेक्सो ग्रामेटिकस ने लिखा था, जिसका नाम था जेस्टो डेनोरम। इस स्टोरी में एक प्रिंस की कहानी रहती है जो मैड होने का दिखावा करता है ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, और बाद में अपने अंकल की जान लेता है, अंकल से बदला लेता है, उन्हें मारता है। तो इस कहानी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरो किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने इस ड्रामा में। एक दूसरा और इम्पॉर्टेंट वर्क है बेलफॉरेस्ट, फ्रेंच वर्जन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या रहता है, बहुत इमोशनल डेप्थ दिखाई है, और जो कैरेक्टर है वो मेलनकलिक बेंट ऑफ माइंड वाला दिखाया है, उदास रहने वाला कैरेक्टर। तो इसमें जो प्रिंस हैमलेट रहता है वो भी ऐसा ही है, एक ओवर ब्रूडिंग नेचर वाला पर्सन है, सोचता बहुत ज़्यादा है। स्कॉलर्स ऐसा भी बिलीव करते हैं कि शेक्सपियर ने एक लॉस्ट प्ले है, ध्यान दीजिएगा, जिसको अर हैमलेट कहा जाता है, जो शायद टॉमस किड ने लिखा था। आज इस समय इस प्ले का प्लॉट उपलब्ध नहीं है, और इसमें भी एक घोस्ट को दिखाया गया है जो कहता है कि बदला लेना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन से। उस प्ले से भी कहानी बहुत सारी बोरो की है विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले को लिखने में, जिसका नाम है हैमलेट। तो शेक्सपियर ने इन सारे सोर्सेस को कंबाइन किया है और बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है, मॉडिफाई किया है, और ध्यान दीजिएगा इस तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट किया है जिसका नाम है हैमलेट, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। इस प्ले की सेटिंग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क में एक एलिनोर कासिल है, एल्सिनोर, वहाँ की कहानी है ये, और ये वही किला है जहाँ प्रिंस हैमलेट अपनी मदर और अंकल के साथ रहता है। जो एल्सिनोर है वो एक रॉयल
फोर्ट्रेस है, एक रॉयल किला है, राजा वगैरह यहाँ पर रहते हैं, जो पावर का सिंबल है, डेंजर का सिंबल है और पावर को कंट्रोल करने का सिंबल है। इसमें जो सेटिंग है इस किले के अंतर्गत वो दिखाती है एक फीलिंग ऑफ कन्फाइनमेंट एंड टेंशन, कि इस किले में लोग कैद हैं और एक टेंशन भी यहाँ पर व्याप्त है। और यहाँ पर इसी किले में हेमलेट को ऐसा लगता है वो भी ट्रैप्ड जाल में फंस गया है, अपनी फैमिली ड्यूटीज़ हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रहा है, और उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं राजा का बेटा होने की वजह से, वह उन सब में बंद कर रह गया है। इस कासल में बहुत सारे प्राइवेट प्लेसेस भी हैं जैसे क्लोजेट्स हैं, अलमारियां वगैरह जिनमें लोग कपड़े वगैरह रखते हैं, और नॉर्मली उसमें छुपकर भी एक दो कैरेक्टर ऐसा है जो उसमें बैठते हैं स्पाई करने के लिए। कुछ कमरे भी दिखाए गए हैं, कुछ हॉल्स भी हैं जहां पर कैरेक्टर्स जासूसी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस तरीके का जो कांस्टेंट स्पाइंग है, लगातार जासूसी करना है, इस प्ले में दिखाया गया है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है इस प्ले में कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, सब कुछ अनिश्चित है, क्या होने वाला है नोबडी नोज। साथ ही में इसमें एक थ्रेट खतरा दिखाया गया है, फॉरेन इन्वेजन, विदेशी सेना के आक्रमण का। कहानी आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से, कि प्रिंस हैमलेट के फादर ने एक राजा को युद्ध में मार दिया था, ड्यूल में, जिसकी वजह से जो फोर्टिनब्रास है वो अपनी सेना लेकर अपने पापा के बदले के लिए अटैक करना चाहता है डेनमार्क पर, स्पेशली फ्रॉम नॉर्वे। और वो नॉर्वे, फोर्टिनब्रास नॉर्वे का प्रिंस रहता है, वो अटैक करना चाहता है अब डेनमार्क पर अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए। ये कहानी भी इंटरवूवन है इस ड्रामा में, इसीलिए एक सेंस ऑफ फियर और इनस्टेबिलिटी भी दिखाई गई है। इसमें कहानी में बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं इस ड्रामा में, वो कासल के अंदर ही होती हैं, और ये दिखाती हैं कि हैमलेट का जो इमोशनल और मेंटल है वो एक इम्प्रिजनमेंट है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को उस किले में कैद पाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस ड्रामा में जो एक्शन है वो फिजिकल बहुत कम है, मेंटल एक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है प्रिंस हैमलेट, वो बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे बोलता है स्टेज पर खड़े होकर जो सॉलिलकी के रूप में हैं, अर्थात अपने मेंटल एक्शन को प्रेजेंट करता है अपने शब्दों में, और बहुत लंबी लंबी स्पीचेस वो बोलता है। अगर हम इस प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि किस एंगल से कहानी सुनाई गई है इस ड्रामा में, तो ध्यान दीजिएगा, ये कहानी जो है, ये ड्रामा जो है, हैमलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। हम जो भी जानते हैं इस ड्रामा में वो हैमलेट के एंगल से ही हम जान पाते हैं। वही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कैरेक्टर्स से बात करता है और सब ऑडियंस से बात करता है अपनी सॉलिलोकीज के थ्रू, जिनमें हम ये जान पाते हैं कि हैमलेट के मन में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो क्या सोच रहा है। ये ब्रीफ समरी है इस ड्रामा की। हालांकि हम इसकी समरी जो है बहुत डिटेल में कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को एक्ट वाइज और सीन वाइज, लेकिन हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिरकार इस ड्रामा में होता क्या है। प्रिंस हैमलेट जो है मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा का, जिसका नाम है हैमलेट, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट कौन रहता है? वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क रहता है। उसके फादर का नाम था किंग हैमलेट, उन्हीं का बेटा है वो, और उसके फादर अब नहीं हैं, उनका मर्डर हो चुका है। उसके अंकल जिनका नाम है क्लॉडियस, अब वो किंग क्लॉडियस बन गए हैं, उन्हीं ने उसके फादर को मारा था और खुद राजा बन गए हैं, और हैमलेट की मदर से मैरिज कर ली है। हैमलेट की मदर का नाम है क्वीन गर्टरूड। इस तरीके से देखा जाए तो हैमलेट की लाइफ जो है बहुत सैड है, वो बहुत गुस्से में है, कंफ्यूज भी है बदला लेने को लेकर। जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो हैमलेट को दिखाया गया है, प्रिंस हैमलेट को, एक बहुत ही सीरियस इंसान और बहुत ही सेंसिटिव इंसान, बहुत संवेदनशील व्यक्ति है वो, बहुत इमोशनल पर्सन है वो। उसे बहुत दुख है कि उसके फादर को मार दिया गया है, या फादर की डेथ हो गई, उसे नहीं पता होता है कि उन्हें मार दिया गया है फादर को, वो तो घोस्ट बताता है आकर। तो उसके फादर की डेथ हो चुकी है, और उसकी माँ ने फादर की डेथ के बाद विद इन अ मंथ रीमैरिज, दोबारा शादी कर ली है उसके अंकल से ही। जब एक घोस्ट अपीयर होता है उसके फादर का, और वो तक आकर बताता है प्रिंस हैमलेट को कि कैसे उसका मर्डर किया गया था,
वो साथ ही साथ में वो घोस्ट हैमलेट को एक ड्यूटी देता है, कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है टू टेक रिवेंज, बदला लेना है तुम्हें अपने अंकल से। हालांकि प्रिंस हैमलेट उस बदला लेने में स्ट्रगल करता है पूरे जीवन भर, समझ ही नहीं पाता कि कैसे और किस तरह से बदला ले, क्या करे वो, यह तय नहीं कर पाता है। सबसे पहले तो वो ये श्योर करना चाहता है कि जो घोस्ट आया था उसके फादर का, वो रियल था या कोई इविल स्पिरिट थी जो उसको भड़का रहा है। इसीलिए वो क्या करता है, सबसे पहले कंफर्म करना चाहता है कि उसके अंकल ने ही उसके फादर को मारा था, ये सच है या नहीं। और अगर उसके अंकल ने ही फादर को मारा है तभी उनको मारना मॉरली सही रहेगा। हैमलेट एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर है, वह यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है और बहुत डीप आइडियाज़ वाला इंसान है, एक फिलोसफर की तरह से है। वह बहुत डीपली सोचता है जीवन के बारे में, डेथ के बारे में, रिलीजन के बारे में और मरने के बाद क्या होता है, इन सब पॉइंट्स के बारे में। उसकी एक बहुत ही फेमस स्पीच है इस ड्रामा में, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन। जीवन में जब बहुत दुख हो जाए, इंसान बहुत दुखी हो जाए, तो क्या बेहतर रहेगा, जीवन का अंत करना या उन दुखों से लड़ना, उन समस्याओं से लड़ना और समस्याओं का अंत करना। ये इस मीनिंग है इस सॉलिलकी का। ये दिखाता है कि हैमलेट के मन में कैसा स्ट्रगल चल रहा है और कैसे उसे डर है उसके मन में कि डेथ के बाद होता क्या है। वह बहुत ज्यादा सोचता है इस ड्रामा में, इसीलिए उसके एक्शन डिले हो जाते हैं। जब आपको कुछ करना हो तो आप इंस्टेंटली आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचने बैठ जाएंगे उसके कंसीक्वेंसेस के बारे में कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो डिसीजन है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। हो सकता है आप अपने डिसीजन से टर्न अवे हो जाएं कि चलो ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए प्रिंस हैमलेट के एक्शंस भी डिले होते रहते हैं, क्योंकि वह सोचता बहुत ज़्यादा है और सोचता है बहुत ज़्यादा तो उसके डिसीजंस कमज़ोर हो जाते हैं। इसी वजह से उसकी लाइफ में तकलीफ़ें और ट्रेजेडी होती है। सबसे पहली बात तो यह है, वो ये कंफर्म करना चाहता है कि उसके अंकल ने अपराध किया है, उसके फादर को मारा है या नहीं। इसीलिए वो एक प्ले विद इन द प्ले ऑर्गेनाइज करता है, अर्थात एक तो प्ले यही है हैमलेट, लेकिन इस ड्रामा में भी वो एक प्ले ऑर्गेनाइज कराता है, एक थिएटर के थोड़े से एक्टर्स को बुलाकर एक प्ले ऑर्गेनाइज कराता है और बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग कराता है जैसे उनके फादर को मारा गया था, ताकि वो ये कंफर्म कर सके एक्सप्रेशंस नोटिस करके अपने अंकल के चेहरे पर कि वो वास्तव में क्रिमिनल हैं या नहीं, गिल्टी हैं या नहीं। क्लॉडियस जब देखता है उस प्ले को परफॉर्म होते हुए तो उसका जो गिल्ट वाला कंसाइंस है, अंतरात्मा है, वो उसको झकझोर देती है और हैमलेट समझ जाता है कि घोस्ट ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, मेरे अंकल ने ही मेरे फादर को मारा है। इसीलिए वो इस ड्रामा को देखकर नर्वस हो गए हैं। लेकिन फिर भी वह अपने अंकल को नहीं मार पाता है, उसका एक्शन धीरे धीरे डिले होता रहता है। वो जाता है अपने अंकल को मारने के लिए तलवार हाथ में लेकर और देखता है कि उसके अंकल जो है प्रेयर कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की सर्विस में है। तो वो उनको नहीं मारता है, उसे लगता है अगर मैं इस समय मार दूंगा अपने अंकल को तो ये स्वर्ग चले जाएंगे, और स्वर्ग चले जाएंगे क्योंकि ये प्रे कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो फिर मारने का मतलब कहाँ हुआ, मैं तो बदला लेना चाहता हूँ। अगर मैंने इन्हें मारा और इन्हें स्वर्ग भेज दिया तो फिर मेरा बदला कहाँ पूरा हुआ, फिर तो मैंने इनके फेवर वाला काम कर डाला। तो ऐसे ही उसका जो एक्शन है वो डिले होता रहता है, बदला लेना डिले होता रहता है। हैमलेट की जो डिले है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, बहुत सारी डेथ्स होती है, क्योंकि वह अपनी माँ से बहस कर रहा होता है, आर्गुमेंट्स बहुत तेज हो जाते हैं, उसकी माँ जोर से चीखती है और पोलोनियस जो है वो ऑलरेडी स्पाई कर रहा होता है, जासूसी कर रहा होता है प्रिंस हैमलेट की, और छुपकर कर्टेन के पीछे छुपा होता है। जैसे ही वो वहां से पोलोनियस अचानक ऑल ऑफ ए सडन चिल्ला पड़ता है वहां से, वैसे ही हैमलेट समझ जाता है कि शायद ये किंग क्लॉडियस है जो छुपकर उसकी बातें सुन रहा है, और वो तुरंत ही तलवार निकालकर पर्दे के पीछे वाले व्यक्ति को मार देता है बिना सोचे समझे, और पोलोनियस का मर्डर हो जाता है। तो एक्सीडेंटली वो पोलोनियस को मार देता है, जिसकी वजह से पोलोनियस की बेटी जो ओफिलिया रहती है, जो हैमलेट से प्यार करती है, वो मैड हो जाती है और बाद में अल्टीमेटली अपने आप को एक रिवर में गिर जाती है फ्लावर्स कलेक्ट करते समय,
और चूंकि वो बचने की कोशिश नहीं करती, अपने हाथ पैर नहीं चलाती है जैसा कि बताया जाता है, तो ये माना जाता है कि उसने जानबूझकर सुसाइड कर लिया था। बाद में हैमलेट जो है लेट्रीज को मारता है, जो कि ओफीलिया का भाई होता है और पोलिनियस का बेटा होता है। अपने अंकल क्लॉडियस को भी मारता है, और साथ ही साथ में इनडायरेक्टली बहुत सारी डेथ्स और भी होती हैं। रोजेनक्रेंस और गिल्डनस्टन की भी डेथ हो जाती है, इनका भी मर्डर हो जाता है। प्रिंस हैमलेट को मारने के बजाय इनको मार दिया जाता है, और उसकी माँ जो गर्ट्रूड है वो भी लास्ट में मर जाती है, और वो जहर का प्याला जो कि हैमलेट के लिए तैयार किया गया था वो उससे पी लेती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ड्रामा के अंत में हैमलेट जो है वो भी अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको भी पॉइजन वाली तलवार लग चुकी थी, घायल था, और वो पॉइजन उसकी बॉडी में इनसाइड वर्क कर रहा था। और वो मरते मरते फोर्टिनब्रास को, जिसके फादर का मर्डर क्या किया था, युद्ध में मारा था हैमलेट के अपने फादर ने, उस फोर्टिनब्रास को अगला राजा बनाकर जाता है, और अपने फ्रेंड होरेसियस से कहकर जाता है कि तुम मेरी कहानियां सुनाना सभी के लिए। इस तरीके से हैमलेट एक बहुत ही ट्रेजिक हीरो है इस ड्रामा का, लेकिन वो बहुत ब्रेव रहता है, बहुत इंटेलिजेंट है, और मॉरली बहुत स्ट्रांग रहती है। लेकिन वो उसका एक ही हेमार्शिया है, ट्रेजिक फ्लॉ है, वो है ओवर थिंकिंग नेचर। सोचता बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में डाउट करता है, इसीलिए उसे अपनी ट्रेजेडी को बियर करना पड़ता है। ये मैंने नट सेल में इस ड्रामा के बारे में बताया। अब हम जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा के उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है द घोस्ट। ये घोस्ट कोई और नहीं, हैमलेट के डेड फादर हैं, जिनका मर्डर किया जा चुका है। उनका घोस्ट रीअपियर होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में इस ड्रामा के। वह हैमलेट को बताता है कि तुम्हारे अंकल ने, क्लॉडियस अर्थात मेरे छोटे भाई ने ही मुझे मारा है, और वह हैमलेट से कहता है कि मेरा बदला ज़रूर लेना है तुम्हें, प्रॉमिस करो कि तुम बदला लोगे। हालांकि हैमलेट स्टार्टिंग ये नहीं समझ पाता है कि ये घोस्ट रियल है या ईविल है। ये उसे उकसाना चाहता है, कुछ गलत तो नहीं करवाना चाहता है, इसीलिए वो अनश्योर रहता है, भरोसा नहीं करता उस पर, है घोस्ट पर। और वह अपने अंकल के सामने एक प्ले ऑर्गेनाइज कराता है ताकि कंफर्म हो सके उसके अंकल ने ही उसको फादर को मारा है, और जो घोस्ट बताकर जा रहा है वो रियल है या नहीं। हालांकि उस घोस्ट को सिर्फ प्रिंस हैमलेट ने नहीं, होरेशियो ने भी देखा था, कुछ गार्ड्स ने भी देखा था। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हाँ, घोस्ट अपीयर तो हुआ था। तो ध्यान दीजिए, जो घोस्ट है किंग हैमलेट का, वो आता है, और उससे पहले होरेशियो और कुछ गार्ड्स जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि हमारे जो पहले के राजा थे किंग हैमलेट, वो बहुत ब्रेव थे, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन जैसे ही वो घोस्ट को देखते हैं डर जाते हैं। इसलिए नहीं डर जाते हैं कि राजा एक बुरा इंसान था, वो इसलिए डर जाते हैं कि आखिरकार वो घोस्ट है, और घोस्ट अननेचुरल होते हैं और डरावने होते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि वास्तव में क्या ये घोस्ट हमारे राजा की ही आत्मा है, या कोई बुराई वाली आत्मा तो नहीं है। और अगर वास्तव में ये राजा है तो वो बिलीव करते हैं कि हमारे जो राजा हैं उनकी आत्मा भटक रही है। और जब वो घोस्ट आता है, उसके हाथ में, ध्यान दीजिएगा, वो कवच पहने हुए है अपने चेस्ट पर, तो हैमलेट समझ जाता है कि इसका मतलब है कि उसके फादर की जो स्पिरिट आत्मा है वो युद्ध के लिए तैयार है, लड़ना चाहती है, बदला लेना चाहती है। जब वो घोस्ट फाइनली बोलता है और कहता है, होरिशियो की तरह ही बिहेव करता है, और वैसे ही जैसा ओल्ड किंग के बारे में होरिशियो बातें कर रहा था कि हमारे पहले के राजा बहुत काम थे, प्रैक्टिकल थे, सीरियस थे, ऐसे ही बिहेव करता है वो घोस्ट। वह अपने बेटे हैमलेट से बातें करता है, और पहले तो ये कंफर्म करता है कि वह उनका बेटा अकेले हो ताकि वह उससे अपनी बात कह सके। वह हैमलेट से कहता है अपने बेटे से कि मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो और समझो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे फादर की ही स्पिरिट आत्मा हूँ। तब वो अपने बेटे से कहता है, तुम्हें पता है मेरा मर्डर किया गया था, और तुम्हें उस मर्डर का बदला लेना है, ध्यान रखो। हैमलेट एग्री करता है कि ठीक है, मैं बदला लूँगा। इसके बाद घोस्ट एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से कि तुम्हारे अंकल ने, अर्थात मेरे छोटे भाई क्लॉडियस ने ही मेरे कान में जहर डाला था, और उसने मेरी वाइफ को चुरा लिया है और मेरे सिंहासन पर भी कब्जा कर लिया है। ये सारे फैक्ट्स बताने के बाद घोस्ट जो है ये बताता है कि वह बहुत डीपली इमोशनल है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है।
इसीलिए तुम्हें बदला लेना है, और तुम्हें व्यक्तिगत बदला नहीं है, ये डेनमार्क भी बदला लेना चाहता है क्योंकि मैं राजा था यहाँ का, और ये पर्सनल रिवेंज भी होगा, तुम्हारे फादर को मारा है उसने। हैमलेट जो है अपने पर्सनल साइड को ध्यान देता है कि हाँ मेरे फादर को मारा गया है, लेकिन घोस्ट दोनों चीज़ों को समझ रहा है कि देश के साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। बाद में हैमलेट जो है मारता है पोलोनियस को बाई मिस्टेक। पोलोनियस मैंने आपको बताया वो राजा किंग क्लॉडियस के लिए काम करता है, और किंग क्लॉडियस उसको जिम्मेदारी देते हैं कि तुम्हें हैमलेट के सारे एक्शंस को वॉच करना है, निगरानी रखना है, जासूसी करना है। तो ऐसे ही जासूसी करते समय पोलोनियस को अपनी तलवार से मार देता है हैमलेट, लेकिन बाई मिस्टेक। वो सोचता है किंग क्लॉडियस है यहाँ पर, और गुस्से में अपनी मदर गर्टूड से आर्ग्यूमेंट्स करता है। उस समय पर घोस्ट दोबारा फिर से आता है। गर्टरूड को दिखाई नहीं देता है वाइफ को, केवल प्रिंस हैमलेट ही उसे देख पाता है। घोस्ट अपने बेटे से कहता है प्रिंस हैमलेट से कि अपना मिशन याद रखो, तुम्हें किंग क्लॉडियस को मारना है, माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो कहता है कि हैमलेट और गर्टरूड जो हैं ये आपस में समझौता कर लें, आपस में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट्स ना करें। जब हैमलेट अपने जीवन में स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा हेजिटेट करता है, तो घोस्ट आता है और फिर से याद दिलाता है कि तुम्हें न्याय के लिए बदला लेना है। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ये घोस्ट की कहानी है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर है इस ड्रामा का, प्रिंस हैमलेट। हैमलेट जो है वो प्रिंस है डेनमार्क का। उसकी एज लगभग 30 ईयर्स के आसपास है। उसके फादर जो कि ओल्ड किंग थे, किंग हैमलेट, अब वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, और उसकी माँ ने उसके अंकल के साथ मैरिज कर ली है, किंग क्लॉडियस के साथ में। इस वजह से प्रिंस हैमलेट बहुत दुखी और उदास रहता है, उसके मन में गुस्सा भी है। प्रिंस हैमलेट एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहता है, वह लंदन में पढ़ाई करता है, और ध्यान दीजिएगा उसकी स्टडीज़ इसलिए रुक गई क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई, उसे वहाँ से बुलवा लिया गया। भाई एक बहुत अच्छा सा फिलोसफर है, सोचता बहुत ज़्यादा है, बहुत डीपली सोचता है किसी चीज़ के बारे में, और बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उसके मन में आते रहते हैं जिनका आंसर उसके पास नहीं है, सिर्फ सोचता रहता है। हालांकि उसके पास कोई बहुत स्ट्रांग प्रूफ नहीं होता है कि मेरे अंकल ने ही मेरे फादर को मारा है, इसीलिए वह उन्हें तुरंत नहीं मारता है। वह चाहता है कि मुझे कोई एब्सोल्यूट प्रूफ मिले, पहले पक्का सबूत मिले। केवल तर्क के आधार पर मैं अपने अंकल को नहीं मार सकता, केवल एक घोस्ट की स्पिरिट के कहने पर नहीं मार सकता। वह बहुत ज़्यादा डेथ के बारे में भी सोचता है, डेथ क्या होती है, डेथ के बाद जीवन में क्या होता है इंसान के साथ, सुसाइड क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, और हमारी बॉडी के साथ में क्या होता है डेथ के बाद। ऐसी बहुत सारी सॉलिलकीज भरी पड़ी हैं इस ड्रामा में। हैमलेट जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, इसीलिए वो एक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए एक्शंस उसके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, केवल वो थिंकिंग मोड में ही रहता है बहुत ज़्यादा। और जब वो फाइनली एक्ट करता है तो ध्यान दीजिएगा बहुत क्विकली एक्ट करता है, बिना प्लानिंग के एक्ट करता है, और ऐसी ही एक क्विक एक्ट में वह पोलोनियस को मार देता है। जब वो कर्टेन के पीछे छुपा होता है और उसकी जासूसी कर रहा होता है, प्रिंस हैमलेट ये भी नहीं जानना चाहता कौन है पर्दे के पीछे, उसे किंग क्लॉडियस समझ लेता है और मार देता है उसे अपनी तलवार से। और हैमलेट अपने आप को मैड होने का दिखावा करता है, बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है इस ड्रामा के अंतर्गत, बहुत वाइल्डली बोलता है, अनकंट्रोलेबल कुछ रिमार्क्स देता है ताकि दूसरे कैरेक्टर्स को कंफ्यूज करता रहता है। हैमलेट का कैरेक्टर देखा जाए तो बहुत सैड और डिप्रेस्ड पर्सन का है, जो अपने जीवन से नाखुश है, डेनमार्क में अपने परिवार से भी नाखुश है, इस दुनिया से खुश नहीं है। वह अपनी माँ से बहुत नाराज रहता है कि उसने इतनी जल्दी क्यों शादी कर ली अंकल से। वह ओफिलिया जो उससे प्यार करती है हैमलेट, उसके साथ भी बहुत निर्दयतापूर्वक पेश आता है। हालांकि वह उससे प्यार करता था, उसके लिए बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे ओफिलिया के लिए उसने, लेकिन वह उसके लिए कुछ नफरत वाले सेंटेंसेस भी बोलता है, और वो नफरत सिर्फ ओफिलिया के लिए नहीं रहती है, वो पूरी बीमन जो रेस है उसके साथ में उसका डिस्ट्रस्ट दिखाया है। उसे फीमेल सेक्स पर भरोसा नहीं रहता प्रिंस हैमलेट को। कई बार वो अपनी ही डेथ के बारे में सोचने लगता है, सुसाइड करने के बारे में भी सोचता है, कहता है टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द प्रॉब्लम, जिंदा रहें या नहीं ये समझ में नहीं आता है।
एक बहुत ही फेमस लाइन है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वूमन। जब हैमलेट ऐसा ये सेंटेंस बोलता है, और इसका मतलब होता है क्योंकि उसकी मदर ने विद इन अ मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर मैरिज कर लेती हैं वो हैमलेट के अंकल से, अर्थात अपने हस्बैंड के छोटे भाई से। इस एक्शन से वह बहुत नाराज़ होता है, अपनी माँ से बहुत गुस्सा है, गर्ट्रूड से। उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली उसके अंकल किंग क्लॉडियस से, इसीलिए वो ऐसा सेंटेंस बोलता है और कहता है जो वूमन होती हैं, औरतें होती हैं, वो मॉरली बहुत वीक होती हैं, नैतिक रूप से बहुत वीक होती हैं। मेरी माँ का प्यार मेरे फादर के लिए कुछ दिन भी नहीं रहा, उन्होंने कुछ दिन भी नहीं रोई मेरे फादर की डेथ पर, इतनी जल्दी उन्होंने मैरिज कर ली। तो वो प्यार जो था, वो अफेक्शन जो था, वो भरोसा जो था, जो मेरे फादर के लिए था, वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। तब ऐसा सेंटेंस बोलता है और अपने बारे में एक कंफ्यूज रहता है, कहता है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये उसके ब्रेन में हमेशा रहता है कि मैं जिंदा रहूं या सुसाइड कर लूं, समझ में नहीं आता। क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मेरी जीवन एक बैड लक से गुजर रहा हूँ, मैं तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ, जीवन की समस्याओं से गुजर रहा हूँ, तो इन समस्याओं से लड़ूं या जीवन को समाप्त कर दूं, या इन समस्याओं से लड़कर इन समस्याओं को समाप्त कर दूं, क्या करूं ये समझ में नहीं आता है। ये एक्ट 3 सीन 1 की स्पीच है और कई बार एग्जाम्स में यही पूछा गया है कि ये स्पीच किस एक्ट और किस सीन में है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, क्लॉडियस नाम है इनका, किंग क्लॉडियस। जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो ये राजा बन चुके हैं, इन्होंने अपने बड़े भाई किंग हैमलेट का मर्डर कर दिया है। इस तरीके से देखा जाए तो ये इस ड्रामा के विलेन हैं। वे बहुत ही चालाक हैं, स्वार्थी हैं और सत्ता के भूखे हैं। वे इतना चतुरता से बातें करते हैं कि अपने भाई को मारने के बाद उनकी वाइफ को भी अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं और मैरिज करने के लिए एग्री कर लेते हैं। दूसरे जो इंपॉर्टेंट मैन हैं इस प्ले में, उनसे ये डिफरेंट हैं, क्योंकि बाकी पर्सन्स जस्टिस के बारे में, बदला लेने के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, ये सब सोचते रहते हैं। क्लॉडियस केवल एक ही बात में सोचता रहता है, अपने सिंहासन को कैसे बनाए रखा जाए। ओल्ड किंग हैमलेट जो थे वो एक बहुत बहादुर सिपाही थे जिनको उसने मार दिया है, लेकिन क्लॉडियस बहुत डिफरेंट है। वह अपने शब्दों से काम चलाता है, बेईमान है, बेईमान पॉलिटिशियन है। वो अपने शब्दों और झूठ से ही काम चलाना चाहता है और लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वह चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानता है, अच्छे से हैंडल कर लेता है चीज़ों को। वह इतने प्यार से बातें करता है लोगों से कि लोग भरोसा कर लेते हैं उसकी बातों में। और ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से वह अपने बड़े भाई की वाइफ जो गर्ट्रूड रहती हैं उनको शादी के लिए कन्विंस कर लेता है, अपनी बातों की बदौलत अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है। और जो प्रिंस हैमलेट के फ्रेंड्स रहते हैं, रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न, उनको हैमलेट अपने ही फ्रेंड पर जासूसी करने के लिए लगा देता है, अपनी बातों से उनको भी फंसा लेता है। और लेटरी जो फिलिया का ब्रदर रहता है उसको भी हैमलेट के अपोजिट कर देता है। उसकी जो ये स्किल्स हैं पॉलिटिक्स की, झूठ बोलने की, लोगों को अपनी बातों में फंसा लेने की, और इसी वजह से जो नॉर्वे के राजा जो कि युद्ध में मारे गए थे किंग हैमलेट के द्वारा, वो उनका बेटा जो है अटैक करने की सोच रहा होता है डेनमार्क पर, उसको भी रोक लेता है युद्ध करने से। इस तरीके से देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो वह बहुत ही चतुर राजा है, किंग क्लॉडियस जिसका नाम है। जब ड्रामा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो क्लॉडियस जो है उसकी लाइफ थोड़ी सी बिखरने लगती है। वह प्रिंस हैमलेट से डरने लगता है, उसके मन में अपराध बोध आ जाता है कि हाँ उसने अपराध किया है। जब वह ड्रामा परफॉर्म होता है उसकी आंखों के सामने तो बीच में उठकर चला जाता है और जाकर अपने अपराध को स्वीकार करता है, प्रेयर करता है। और हम देखते हैं बहुत अच्छे से कि उसकी अंतरात्मा भी रहती है उसके पास। ये बताता है कि क्लॉडियस जो है एक सिंपल साधारण विलेन नहीं है, वह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। और अंतरात्मा वाला वही व्यक्ति है जो भगवान के सामने जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, उसकी अंतरात्मा वहां जाग जाती है। फिर भी उसका जो गिल्ट वाला पार्ट है, अपराधों वाला पार्ट है, वो बहुत
कमज़ोर है। उसे फील तो होता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, लेकिन उसकी डिज़ायर फॉर पावर जो है, सत्ता बनाए रखने की पावर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब हैमलेट पोलोनियस को मार देता है तो क्लॉडियस को ये चिंता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कि प्रिंस हैमलेट का क्या होगा या पोलोनियस को मार दिया गया है। वह सिर्फ अपनी सेफ्टी की परवाह करता है। वह अपनी वाइफ गर्ट्रूड की भी परवाह नहीं करता कि उनकी लाइफ भी डेंजर में है, एकदम नहीं सोचता है उनके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गर्ट्रूड, जो कि प्रिंस हैमलेट की मदर रहती है। वह प्रिंस हैमलेट की मदर हैं और क्वीन हैं इस समय भी, और जब प्रिंस हैमलेट के फादर राजा थे उस समय भी वो क्वीन थी। उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने हस्बैंड के यंगर ब्रदर, जिनका नाम क्लॉडियस रहता है, उनसे मैरिज कर ली है। उन्होंने किंग क्लॉडियस से मैरिज कर ली है अपने फादर की डेथ होते ही कुछ समय के बाद ही। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वह थोड़ी सी कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा नहीं सोचती क्या सही है और क्या गलत है। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने आराम की चिंता है और वो रानी वह भी बने रहना चाहती हैं। सच्चाई से ज़्यादा उन्हें अपना रानी बने रहना और अपना जीवन ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो जो राजा रहता है उससे मैरिज कर लेती हैं, किंग क्लॉडियस से, जिसने उनके हस्बैंड को मारा था। और हैमलेट ये कहता है अपनी मदर को लेकर, कहता है, ओ गॉड, अ बीस्ट दैट वांट्स डिस्कोर्स ऑफ रीजन। कहता है कि जानवर की अगर मैं बात करूं भगवान, तो उसके अंदर कमी होती है, रीजन, तर्क शक्ति नहीं होती उसके पास ब्रेन नहीं होता। लेकिन अगर किसी जानवर की भी फैमिली का कोई पर्सन मरता है जिसके साथ वो रहा होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दुखी रहता है, उदास रहता है, रोता है उसकी मौत पर। लेकिन मेरी माँ को देख लो, उसने मेरे अंकल से मैरिज कर ली विद इन अ मंथ, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, जो कि मेरे फादर के ब्रदर हैं और जिन्होंने मेरे पापा को मारा है, उनके साथ मैरिज कर ली, ऐसा कहता है। ये प्ले जो है बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं अगर हम गर्ट्रूड के बारे में बात करें तो, कि गर्ट्रूड ने जो है अपने हस्बैंड के मर्डर के साथ मैरिज क्यों की। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस ट्रेजेडी में दिए हुए नहीं हैं, आप सिर्फ गैस कर सकते हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, ये सवाल का जवाब नहीं है कि क्या जो क्वीन गर्ट्रूड हैं उनके किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप था क्लॉडियस से, अपने जब पहले हस्बैंड उनके जीवित थे उस समय पर। उनके हस्बैंड की डेथ से पहले क्या किंग क्लॉडियस के साथ किसी तरीके के रिलेशंस थे क्वीन गर्ट्रूड के, इस सवाल का जवाब दिया हुआ नहीं है इस प्ले के अंदर। दूसरा ये सवाल कि क्या वो वास्तव में अपने पहले वाले हस्बैंड किंग हैमलेट को बहुत प्यार करती थी, इसका आंसर भी इस ट्रेजेडी में दिया हुआ नहीं है। साथ साथ में ये भी नहीं बताया गया है कि क्या उन्हें पता था कि क्लॉडियस ने ही उनके हस्बैंड को मारा है, इसका भी आंसर इस ड्रामा में नहीं है। एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि उन्होंने क्लॉडियस से मैरिज क्यों की। क्या वो क्लॉडियस को प्यार करती थी या सिर्फ वो अपनी रानी वाली पोजीशन बनाए रखना चाहती थी, पावर बनाए रखना चाहती थी क्वीन की तरह, इसलिए मैरिज की, इसका भी आंसर इस ड्रामा में दिया हुआ नहीं है। और साथ ही साथ में हमें यह भी नहीं पता लगता है इस ड्रामा में कि क्या वो अपने बेटे को वास्तव में प्यार करती हैं। जब वो कहता है अपनी माँ से कि मैड नहीं हूं मैं केवल प्रिटेंड कर रहा हूं, तो वो दिखावा करती हैं केवल कि हाँ मुझे उसे अपने बेटे की बातों पे भरोसा है। साथ साथ में ये भी ड्रामा में दिया हुआ नहीं है कि वह जानबूझकर हैमलेट को धोखा देती हैं या फिर वो अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा करती हैं कि वो क्लॉडियस के साथ रहना पसंद करती हैं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड को मार दिया गया है, बेटे को भी मारा जा सकता है, इसीलिए वो किंग क्लॉडियस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसकी वाइफ बन जाती हैं। ये सब रीजंस भी दिए हुए इस ड्रामा में नहीं है। इस तरीके से जो गर्ट्रूड का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है समझ पाना उनके बारे में। और जब उनका बेटा खुद कहता है अपनी माँ के बारे में, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, तो ध्यान दीजिएगा, ये अपनी मदर को तो क्रिटिसाइज करता ही है प्रिंस हैमलेट, साथ साथ में सभी वीमेन को क्रिटिसाइज करता है और उन्हें मॉरली वीक बताता है। गर्ट्रूड, ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल, चार्मिंग, ग्रेसस लेडी रहती है। और ये इस ड्रामा में
क्लियरली नहीं दिखाया गया है कि सोशल पोजीशंस की वजह से अपनी सोशल पोजीशन को बनाए रखने के लिए वो क्लॉडियस से मैरिज करती हैं या किसी लव और अफेक्शन की वजह से मैरिज करती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मूवमेंट्स बताते हैं इस ड्रामा में कि वो बहुत ही वार्म और प्लीजेंट पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है क्वीन गर्ट्रूड। लेकिन कई बार उनका जो ग्रेस और चार्म, उनकी सुंदरता जो है, वो उनकी स्ट्रेंथ्स नज़र आते हैं। वो बहुत बार कोशिश करती हैं कि वो सिर्फ जीवित रहने के लिए अपने इस ग्रेस को और अपनी ब्यूटी को यूज़ करती हैं, सिर्फ जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोलोनियस का। और पोलोनियस किंग क्लॉडियस के यहाँ काम करता है। वह बहुत थोड़ा ओल्ड है, एल्डरली पर्सन है, बातूनी बहुत ज़्यादा है और वह अपनी बातों से दूसरों को कंट्रोल करने में बड़ा यकीन रखता है, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने में बड़ा यकीन रखता है। वह सोचता है कि वह बहुत स्मार्ट है, लेकिन वह अक्सर जब बिहेव करता है तो बहुत फूलिश नज़र आता है। वह उसका एक बेटा है जिसका नाम है लिएट्रीज, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है ओफिलिया, जो हेमलेट से प्यार करती है। तो हेमलेट जो है, जो पोलोनियस है, वो बहुत ही प्राउड और केयरिंग फादर है। जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो अपने बेटे लिएट्रीज को अकेले अब्रॉड में पढ़ने के लिए परमिशन तो दे देता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसे गुड बाय करने में थोड़ा सा डिले करता है, क्योंकि वह अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहता है। उसी सीन में वह अपनी बेटी ओफिलिया को भी वार्निंग देता है और कहता है हेमलेट से दूर रहो। वो अपनी बेटी को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है, वो चाहता है उसकी बेटी सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से पोलोनियस है, उसका बेटा लिएट्रीज है, उसकी बेटी ओफिलिया जो है, ये एक हैप्पी फैमिली की तरह दिखाए हैं, क्लोज फैमिली की तरह दिखाए गए हैं, जो कि प्रिंस हेमलेट के परिवार से डिफरेंट है। प्रिंस हेमलेट में के परिवार में प्रिंस हेमलेट है, उसकी माँ गर्ट्रूड है और अंकल क्लॉडियस है। इन तीनों से इनका परिवार थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पोलोनियस की फैमिली में प्यार दिखाया गया है, उसकी डेथ के बाद जब पोलोनियस का मर्डर हो जाता है तो लेट्रीज को जब पता लगता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बदला लेना चाहता है वो भी। और ध्यान दीजिएगा, जबकि ओफिलिया जो बेटी रहती है पोलोनियस की, वो पागल हो जाती है अपनी दुख में और उदासी में। हालांकि पोलोनियस एक परफेक्ट फादर तो नहीं है। वह रेनाल्डो को भेजता है अपने बेटे की जासूसी करने के लिए और वह ओफिलिया को भी यूज करता है हेमलेट की जासूसी करवाने के लिए। ये सब दिखाते हैं बहुत अच्छे से कि हालांकि जो लविंग रिलेशनशिप है इस ड्रामा के अंतर्गत, उसके बावजूद भी इनके परिवार में भी रिलेशंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत अनिश्चित हैं। पोलोनियस थोड़ी सी कॉमेडी भी ऐड करता है इस ड्रामा में। वो सोचता है कि बहुत वाइज है, लेकिन अक्सर मूर्ख साबित हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, उसकी एक बहुत फेमस सेंटेंस है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये एग्जाम में भी आता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि शॉर्ट स्पीच इज द बेस्ट। जितना कम बोला जाए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन इसके कहने के बाद बहुत लंबी सी एक स्पीच देता है जो बहुत बोरिंग स्पीच भी रहती है। ये फन का एक पार्ट है। जो वो खुद कहता है वह खुद ही नहीं समझता है कि वह खुद क्या कह रहा है। अभी उसने कहा कि कम बोलना ज़्यादा बेहतर होता है और उसके बाद एक लंबी सी स्पीच डिलीवर कर दी। और पोलोनियस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो प्रिंस हेमलेट रहता है वो एक्सीडेंटली उसको मार देता है। वो सोचता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है। ओफिलिया, जो कि पोलोनियस की बेटी रहती है, वह हेमलेट को प्यार करती है। वह बहुत ही काइंड, इनोसेंट और ओबीडियंट लेडी है। वह हमेशा अपने पापा की बात मानती है, अपने भाई की बात मानती है, अपनी फीलिंग्स को ध्यान नहीं देती है। उसके फादर क्या कह रहे हैं और ब्रदर क्या कह रहे हैं, इस बात को ध्यान देती है। इसी प्रेशर की वजह से वह बहुत उदास रहती है, उसके ब्रेन का बैलेंस खत्म हो जाता है और लास्ट में डूब कर उसकी मौत हो जाती है। ओफिलिया की एक बहुत फेमस लाइन है, जब वो हेमलेट को देखती है तो हेमलेट के बारे में कहती है, कहती ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। कहती व्हाट ए ग्रेट इंटेलिजेंट पर्सन ही इज। हेमलेट कितना ग्रेट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना ऑनरेबल माइंड है, लेकिन देखो वो कितना रूइंड हो गया है, सब खराब हो गया है उसकी लाइफ में। तो ओफिलिया कहती है इस लाइन को, जब वो देखती है हेमलेट को पागल होते हुए, क्रूअल होते हुए, तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है
कितना काइंड, कितना इंटेलिजेंट, कितना नोबल हैमलेट हुआ करता था और आज ये कैसा हो गया है। तब ऐसी लाइन वो बोलती है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लाइंस किसने बोली हैं। ओफिलिया का रोल अगर इस प्ले में देखें, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी रिलेशनशिप 3 लोगों के साथ है। एक उसके पापा के साथ, एक उसके भाई लेट्रीज के साथ और एक हैमलेट के साथ जिसे वो प्यार करती है। इन तीनों के साथ उसके रिश्ते दिखाए गए हैं कि किसके साथ कैसे रिश्ते हैं। जब वो दरबार में रहती है, रॉयल कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैन लोग का बोलबाला है, वो अब तो बिल्कुल वैसे ही ओफिलिया को बहुत कम फ्रीडम मिलती है अपनी मर्जी का करने की। सारे मैन ही डोमिनेट किए हुए हैं उसकी लाइफ के ऊपर। एक तरफ फादर, एक तरफ ब्रदर और दूसरी तरफ हैमलेट। इसी ये एक बहुत ही फेमस स्पीच है जो कि प्रिंस हैमलेट कहता है ओफिलिया से। जब ओफिलिया के फादर को मार दिया जाता है प्रिंस हैमलेट के द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा, ओफिलिया उस पेन को सह नहीं पाती है और वो क्रेजी हो जाती है, अपने ब्रेन का बैलेंस खो देती है। हैमलेट उससे गुस्से में कहता है और ओफिलिया जो है हैमलेट के सारे लव लेटर्स को वापस करती है। हैमलेट गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है गो टू अ ननरी, और ये एक तरीके का इंसल्टिंग सेंटेंस रहता है ओफिलिया के लिए। गेट दी टू अ ननरी, नन का मतलब होता है वो लेडीज जो मैरिज नहीं करती थी, अपने आप को रिलीजन के लिए समर्पित कर देती थी। और कहता है तुम नन नन बन जाओ, ननरी में चले जाओ, क्योंकि तुम अगर मैरिड लाइफ में रहोगी, तुम जिन बच्चों को जन्म दोगी वो सब सिनर्स बनेंगे, अपराध करेंगे, इसलिए बेहतर है तुम जाओ और नन बन जाओ। हैमलेट गुस्से में कहता है ओफिलिया से कि यू शुड नॉट मैरी एंड यू शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें नन बन जाना चाहिए। क्योंकि उसे लगता है कि अब ये दुनिया जो है ना बहुत करप्ट हो गई है, बहुत सिंफुल, पाप करने वाले लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं। ऐसा कहकर वो वीमन को भी इंसल्ट करता है और ह्यूमन नेचर को भी इंसल्ट करता है। वो कहता है इस दुनिया में आबादी बढ़ने का सिंपल सा मतलब है कि और ज़्यादा अपराधों का बढ़ जाना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर के टाइम में ननरी का एक और मीनिंग भी होता था, ब्रॉथेल होता था, इसका मतलब जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी। तो हैमलेट का ये जो सेंटेंस रहता है वो बहुत क्रूएलिटी को दिखाता है और एक तरीके से इंसल्टिंग रिमार्क है ओफिलिया के लिए। जब ओफिलिया अपनी सैनिटी, अपने ब्रेन का बैलेंस खो देती है, तो वो क्या करती है, बहुत स्टेन सॉन्ग्स गाती रहती है, कुछ फ्लावर्स देती है। और ये फ्लावर्स का बड़ा सिग्निफिकेंस है, अगर आप ड्रामा पढ़ेंगे, जब मैं टेक्स्ट के साथ डील विद करूँगा तो इन फ्लावर्स का सिग्निफिकेंस भी बताऊँगा कि वो कौन कौन से फ्लावर्स देती है, किस तरीके का फ्लावर का क्या मीनिंग है। वह जीवन के जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले रूल्स थे, पहले उसके पापा के चलते थे, अब उसके भाई के चलते हैं। हैमलेट भी उसे पसंद नहीं करता है, उससे दूरी बनाना चाहता है। इन सब में वो फंस जाती है और इन सब से बचना चाहती है, इन स्ट्रिक्ट रूल से। इसीलिए ओफिलिया अपने आप को एक रिवर में गिर जाती है, ऐसा कहा जाता है, जिसमें डूबकर उसकी मौत हो जाती है। और उसका जो डेथ रहती है वो एक फाइनल एस्केप है। वो अपने जीवन में एक ही काम अच्छे से कर पाई, वो था कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की उस नदी के पानी में, अर्थात उसने सुसाइड किया जानबूझकर। यही एक ऐसा काम था जो उसने अपनी मर्जी से किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेट्रीज। लेट्रीज पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का भाई है। वह बहुत इमोशनल है और बहुत क्विकली एक्ट करता है। जैसे ही उसे पता लगता है मेरे फादर का मर्डर कर दिया गया है प्रिंस हैमलेट के द्वारा, वह सोचता नहीं है बहुत ज़्यादा। हैमलेट का एकदम अपोजिट है। हैमलेट सोचता बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल नहीं सोचता। तलवार लेकर तुरंत जाता है किंग क्लॉडियस के दरबार में, बदला लेना चाहता है अपने फादर का, अपने फादर की मौत का। वह एक बहुत ही वफादार बेटा है, गुड सिटीज़न है। वह अपने परिवार की बहुत केयर करता है, अपनी सिस्टर की भी बहुत केयर करता है, ओफिलिया की, और अपने फादर की भी बहुत रेस्पेक्ट करता है। डेनमार्क छोड़ने से पहले जब वो पढ़ाई के लिए जाता है तो अपने फादर की ब्लेसिंग्स को सीख करता है। वह हालांकि वह राजा की सेवा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका परिवार उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी और भी चीज़ से ज़्यादा। जब उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली को नुकसान हुआ है, तो उसकी लॉयल्टी जो है वापस लौट आती है। वह बहुत गुस्से में रहता है
और बदला लेना चाहता है। जब उसके फादर को मार दिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, उसका जो गुस्से वाला तूफान है वो अपनी तलवार लेकर महल में घुस जाता है और ओपनली कहता है कि वो क्लॉडियस को मारना चाहता है बदला लेने के लिए। जैसे उसको फादर को मारा है, प्रिंस हैमलेट के अंकल को मारना चाहता है वो। क्लॉडियस और उसकी वाइफ जो गर्ट्रूड वहाँ बैठी हैं वो उसे शांत करते हैं। तभी लेट्रीज देखता है कि उसकी बहन ओफिलिया भी मैड हो गई है। उसका गुस्सा और ज़्यादा हो जाता है। उसका जो प्यार है अपने परिवार के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वह केवल बदला लेने के बारे में ही सोचता रहता है। तो बदला लेने की कई सारी कहानियां हो गई। आप देखिए, एक तरफ लेट्रीज अपने फादर का बदला लेना चाहता है प्रिंस हैमलेट से, दूसरी तरफ प्रिंस हैमलेट बदला लेना चाहता है अपने फादर के मर्डर का किंग क्लॉडियस से। दूसरी तरफ फोर्टिनब्रास अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है और डेनमार्क पर अटैक करना चाहता है। इसलिए ये जो ड्रामा है इसे कहा गया है रिवेंज ट्रेजेडी। और लेट्रीज का कैरेक्टर जो है हैमलेट के कंट्रास्ट में दिखाया गया है। दोनों बेटे रहते हैं जिनके फादर की को मर्डर कर दिया गया है और दोनों बदला लेना चाहते हैं। लेकिन हैमलेट जो है सोचता रहता है सिर्फ लेट्रीज। लेट्रीज बहुत तेजी से एक्शन करता है, वह सोचता नहीं है एकदम। वो तुरंत कहता है जोर से कि वो क्या करना चाहता है और तुरंत करने के लिए रेडी भी है। जबकि हैमलेट की लाइफ में सिर्फ डिले डिले है क्योंकि वह सोचता बहुत ज़्यादा है। लेट्रीज की भी लास्ट में डेथ हो जाती है क्योंकि किंग क्लॉडियस जो है वो सोर्ड्स वगैरह तलवारों को, जब लेट्रीज का और प्रिंस हैमलेट का एक ड्यूअल होता है, आपस में लड़ाई होती है तलवारों के साथ में, तो वो पहले से ही लेट्रीज की तलवार को जो था पॉइजन में डिप करा देता है ताकि प्रिंस हैमलेट घायल हो जाए और मारा जाए। प्रिंस हैमलेट थोड़ा सा घायल होता है लेकिन उस लड़ाई में वो तलवारें बदल जाती हैं। वो तलवार प्रिंस हैमलेट के हाथ में आ जाती है जो जहर में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से लेट्रीज बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और मर जाता है उसी जहर भरी तलवार के प्रहारों से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है होरेशियो। होरेशियो जो है वो प्रिंस हैमलेट का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। बहुत काम है, बहुत वफादार है, बहुत समझदार है। यही एक ऐसा पर्सन रहता है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में लास्ट में जीवित बचता है। वह पूरे ड्रामा में प्रिंस हैमलेट के साथ वफादार रहता है, उसकी मदद करता है। ड्रामा के अंत में यही एक कैरेक्टर ऐसा है जो सर्वाइव, जीवित बच जाता है और प्रिंस हैमलेट इसी से कहकर जाता है कि तुम्हें दूसरों को कहानियां सुनानी है कि इस राज्य में क्या हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास नॉर्वे का प्रिंस है। इसके फादर को मार दिया था प्रिंस हैमलेट के फादर ने युद्ध में। उसके पापा को मार दिया गया था हैमलेट के फादर के द्वारा। इसलिए फोर्टिनब्रास अब युद्ध लड़ना चाहता है डेनमार्क के साथ में ताकि अपने फादर का बदला ले सके और अपने पापा के सम्मान को वापस पा सके। वह बहुत तेजी से एक्शन करना चाहता है। वह भी हैमलेट के एकदम विपरीत कैरेक्टर रखता है। हैमलेट सोचता बहुत ज़्यादा है, फोर्टिनब्रास बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। हालांकि फोर्टिनब्रास का कैरेक्टर बहुत कम समय पर दिखाया गया है इस ड्रामा में, लेकिन वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ड्रामा में क्योंकि इसको थ्रू भी एक कहानी दिखाई है जो रिवेंज की कहानी है, हीरोइज्म की कहानी है। हमें पता लगता है कि फोर्टिनब्रास के जो फादर थे, जो किंग ऑफ नॉर्वे हुआ करते थे, उन्हें एक द्वंद्व युद्ध में मार दिया गया था हैमलेट के फादर के द्वारा। उसके बाद में फोर्टिनब्रास के जो अंकल थे वो वहाँ के राजा बन गए थे और ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेनमार्क की कहानी है। प्रिंस हैमलेट के फादर को मारकर उनका छोटा भाई किंग क्लॉडियस राजा बन गया था डेनमार्क। इस तरीके से फोर्टिनब्रास की कहानी और हैमलेट की कहानी बहुत कुछ सिमिलर है और ये दोनों कहानियाँ आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। हालांकि फोर्टिनब्रास अलग तरीके से सोचता है। वह अपनी सेना खड़ी करता है और बदला लेना चाहता है, अपनी ज़मीन वापस पाना चाहता है और उसके फादर की जो मर्डर किया गया है, मार दिया गया युद्ध में, उसका बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हैमलेट की तरफ देखिए, अपने फादर की डेथ के बाद, मर्डर के बाद सोचता बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत करता है वो घोस्ट के मैसेज के बारे में और बदला लेने के लिए स्ट्रगल करता है जीवन भर। इस तरीके से ये दो कहानियाँ साइड बाय साइड रखी गई हैं और दोनों कहानियों के द्वारा शेक्सपियर ये हाईलाइट करते हैं, एक एक्शन में बिलीव करता है, दूसरा सिर्फ सोचने में। हालांकि कहानी जब लास्ट होती है ड्रामा, तो फोर्टिनब्रास जीवित बचता है इसमें और वही
नया किंग घोषित कर दिया जाता है डेनमार्क का। प्रिंस हैमलेट उसे किंग ऑफ डेनमार्क बनाकर तब मरता है। तो ये प्ले दिखाता है एक तरीके से कि एक्शन इज मोर इफेक्टिव देन थिंकिंग अलोन। सोचने से कुछ नहीं होता, करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजेनक्रेंड एंड गिल्डनस्टोन ये हैमलेट के स्कूल फ्रेंड्स रहते हैं, और जो किंग है क्लॉडियस और क्वीन, ये दोनों इससे कहते हैं, दोनों से, रोजेनक्रेंड और गिल्डनस्टोन। ध्यान दीजिएगा, दो कैरेक्टर्स भले ही लग रहे हैं पर पूरा ड्रामा आप पढ़ेंगे तो दोनों का नाम एक साथ ही आता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे दो बॉडी हो और एक सोल हो दोनों की। तो किंग क्लॉडियस और जो क्वीन गर्ट्रूड रहती हैं वो इन दोनों से कहती हैं कि तुम्हें हैमलेट की निगरानी रखनी है, हैमलेट की जासूसी करनी है और ये पता लगाना है कि वो छुप के कर क्या रहा है और वो इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रहा है पागलों की तरह, ये पता लगाना है। वो हैमलेट के साथ रहते हैं, दोनों बड़ा फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो किंग के लिए काम करते हैं। रोजेनक्रेंड और गिल्डनस्टन ये दो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमेशा साथ रहते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जैसे कि एक ही व्यक्ति हो, और वो हैमलेट के चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहते हैं। क्लॉडियस और गर्ट्रूड दोनों बुलाते हैं उन दोनों को और कहते हैं तुम्हें ये पता लगाना है कि हैमलेट इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रहा है। हालांकि वो हैमलेट के साथ रहते हैं और कहते हैं हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके एक्शंस पर शक हो जाता है और हैमलेट तुरंत पहचान लेता है उनके बारे में कि ये जासूसी कर रहे हैं। हालांकि किंग और क्वीन दोनों प्रॉमिस करते हैं कि बाद में जब आप हैमलेट की जासूसी कर लोगे तो हम आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी देंगे। तो वो मनी के लिए और तारीफ के लिए प्रिंस हैमलेट की जासूसी करते हैं और उसको धोखा देते हैं। ये दिखाता है कि इनकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, दोनों की, रोजेनक्रेंड्स और गिल्डनस्टन की नैतिक वैल्यूज नहीं है, अपने दोस्त को धोखा दे देते हैं। होरेशियो एक वफादार फ्रेंड है, उससे ये दोनों एकदम डिफरेंट हैं फ्रेंड ये भी, लेकिन एकदम डिफरेंट है। होरेशियो पर हैमलेट को बहुत भरोसा रहता है, लेकिन ये रोजेनक्रेंड जो गिल्डनस्टन रहते हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं, हैमलेट के अच्छे दोस्त कभी नहीं बन पाते हैं इस ड्रामा में। हैमलेट उनको तुरंत पकड़ लेता है, समझ जाता है कि ये ऑनेस्ट नहीं है मेरे साथ। हालांकि वो बता देते हैं कि राजा ने हमें आपके साथ भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी हैमलेट समझ जाता है कि ये जासूसी कर रहे हैं और मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं। हालांकि हैमलेट के फेवरेट एक्टर्स को कासिल में लेकर आते हैं रोजेनक्रेंड्स और गिल्डनस्टर्न, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे कैरेक्टर नहीं बन पाते हैं वो दोनों, और जो धोखा दिया उन्होंने प्रिंस हैमलेट को उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं दोनों। लास्ट में ध्यान दीजिए, रोजेनक्रेंड्स और गिल्डनस्टर्न दोनों जो हैं करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं डेनमार्क में। जब वो हैमलेट के सीक्रेट्स नहीं पता लग पाते हैं तो क्लॉडियस उनको भेजता है, कहता है तुम हैमलेट के साथ इंग्लैंड चले जाओ, और ये नहीं बताता है रोजेनक्रेंड्स और गिल्डनस्टर्न को कि हमारी प्लानिंग है हैमलेट को रास्ते में मार दिया जाएगा। हालांकि हैमलेट फिर से स्मार्ट प्रूव करता है अपने आप को और प्लान बदल देता है और प्रिंस हैमलेट की जगह पर रोजेनक्रेंड्स और गिल्डनस्टर्न को मार दिया जाता है। ऑसरिक, ऑसरिक ध्यान दीजिए बहुत रिच पर्सन रहता है, लेकिन बहुत सिली और फूलिश कूटियर है, दरबारी है, रिच कूटियर है हालांकि ये, लेकिन सिली और फूलिश है ये। वह मैसेज लेकर आता है प्रिंस हैमलेट के पास में और लेटरीज और प्रिंस हैमलेट दोनों की फाइट ऑर्गेनाइज कराता है। साथ में रेफरी का काम भी वहां यही करता है, जज का एक तरीके से। एक और है द ग्रेव डिगर सीन, जो कि कॉमिक रिलीफ के लिए डाला है इस ड्रामा में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैकबेथ ड्रामा में जो पोर्टर सीन रहता है जब किंग डंकन का मर्डर होता है, उसी रात को जो दरबान होता है उनके महल का वो सपना देखता है और वो कॉमिक रिलीफ का काम करता है। बिल्कुल वैसे ही इसमें ग्रेव डिगर सीन है, कब्र खोदी जाती है ओफिलिया की और वो जो आपस में बातें करते हैं बहुत फनी रहती हैं, और इस सीन को कॉमिक रिलीफ के लिए डाला गया है। तो ग्रेव डिगर्स में क्या होता है, दो वर्कर्स रहते हैं जो ओफिलिया की कब्र खोदते हैं, वो आपस में जोक करते हैं, बातें करते हैं काम करते समय, और हालांकि उनकी बातें डेथ के बारे में होती हैं, लेकिन वो बातें इतनी ह्यूमरस होती हैं कि कॉमिक रिलीफ का काम करती हैं इस ट्रेजेडी में। यॉरिक, यॉरिक कोर्ट का फूल है, जेस्टर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कॉमेडीज़ में ट्वेल्थ नाइट में फीस डे रहता है और एज यू लाइक इट में टच स्टोन रहता है। वह
हैमलेट के साथ रहा है, बचपन में खेला है जब हैमलेट छोटा था। हैमलेट सोचता है जीवन के बारे में, मौत के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकली यॉरिक जो है एक कैरेक्टर के रूप में स्टेज पर नहीं आता है, केवल उसका एक स्कल दिखाया जाता है जिसको पकड़कर प्रिंस हैमलेट बातें करता है, जीवन के बारे में सोचता है। और ऐसा तब होता है जब ओफिलिया की कब्र खोदी जा रही होती है, तो वो लेबरर्स जो रहते हैं उन्हें एक स्कल मिलता है और उसको वो प्रिंस हैमलेट को दे देते हैं और बातें करते हैं, बताते हैं कि ये यॉरिक का स्कल है। स्कल मीन्स खोपड़ी जिसमें केवल बोन्स बोन्स हैं। तो यॉरिक जो है स्टेज पर कभी नहीं आता इस ड्रामा में, उसका केवल स्कल ही दिखाया जाता है और हैमलेट उससे बातें करता है एक छोटी सी स्पीच में, केवल उसकी स्कल को पकड़कर हाथ में। लेकिन बहुत सीरियस स्पीच बोलता है, बहुत इमोशनल स्पीच बोलता है। एक्ट 5 सीन 1 में ऐसा होता है जब हैमलेट कब्र पर जाता है ओफिलिया की, तो देखता है वहाँ पर ग्रेव डिगर्स जो हैं वो ग्रेव खोद रहे होते हैं और कुछ बोन्स निकल कर आती हैं उसके अंदर से। एक ग्रेव डिगर जो है उस स्कल को हैमलेट को दे देता है, उन बोन्स को, और कहता है क्रेजी मैन कि ये स्कल है। तब बता देता है बाद में, कहता है ये यॉरिक की स्कल है, उसके सिर का हिस्सा है। ये मूवमेंट हैमलेट को बहुत ही अफेक्ट कर देता है, बहुत प्रभावित हो जाता है हैमलेट, परेशान हो जाता है, क्योंकि यॉरिक जो था वो राजा का जेस्टर था, फूल था उनके दरबार में, और हैमलेट के साथ खेला था। जब हैमलेट छोटा था तो उसके साथ खेलता था। यॉरिक बहुत दयालु इंसान था, बहुत प्यारा इंसान था, बहुत प्लेफुल इंसान था, मजाक करता था सभी के साथ। हैमलेट को यॉरिक की सारी बातें याद आ जाती हैं और वो उसके परिवार का एक हिस्सा हुआ करता था जब उसके फादर जीवित थे। वो सिर्फ एक क्लाउन नहीं था उनके दरबार में, फैमिली का हिस्सा था, उसे सारी बातें याद आ जाती। ध्यान दीजिए, उसे याद आता है कि यॉरिक जब जीवित था तो कितना हैप्पी इंसान था, कितना लाइवली था, और अब उसकी डेथ हो चुकी है। अब उसकी लाइफ में सैड और डार्कनेस है केवल। ये दिखाता है कि इंसान चाहे जब जीवित हो कितना ही मस्ती करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद सब नष्ट हो जाता है, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब नष्ट हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवित होने पर व्यक्ति कितना जिंदा दिल था, मरने के बाद सब कुछ लेवल हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। यॉरिक की डेथ के बारे में सोचता है हैमलेट और बहुत परेशान हो जाता है। उसे गुस्सा आता है उसी समय बहुत ज़्यादा अपने अंकल क्लॉडियस के ऊपर कि वो अभी भी जीवित है, उसने मर्डर किया था मेरे फादर का, अभी भी जीवित है। तो ये जो मेमोरीज हैं उसे स्कल देखने के बाद जो याद आई अपने बचपन की और सारी बातें, ये हैमलेट को फिर से पुश कर देती हैं। वो अपने जीवन के डार्क थॉट्स के बारे में सोचने लगता है, जीवन के बारे में, मौत के बारे में सोचने लगता है। यॉरिक का जो स्कल अपने हाथ में पकड़ता है तब वो महसूस करता है कि जीवन का अंतिम सत्य है डेथ, इससे कोई नहीं बच सकता। और जब ये एहसास हैमलेट को हो जाता है तब वो समझ जाता है कि मैं अपने जीवन के ट्रेजिक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, अर्थात अपनी डेथ की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूँ। एक बीच में प्ले विद इन प्ले जो ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रिंस हैमलेट के द्वारा, उसमें एक प्लेयर रहता है जो कि रोल प्ले करता है। ये फर्स्ट प्लेयर जो रहता है एक एक्टर रहता है उसी परफॉर्मर्स के बीच में, एक जो प्ले परफॉर्म करते हैं किंग क्लॉडियस के सामने। वह किंग का रोल प्ले करता है, अर्थात प्रिंस हैमलेट के फादर का, जिनका मर्डर किया जाता है उसके नेफ्यू के द्वारा उस प्ले में। और ये कहानी जो है क्लॉडियस को एक्सपोज करने के लिए प्ले की गई थी। कुछ और कैरेक्टर्स हैं, एक बोटीमेंट है, एक कॉर्नेलियस है। ये मैसेंजर्स रहते हैं जो किंग क्लॉडियस के द्वारा भेजे जाते हैं नॉर्वे, ताकि नॉर्वे का जो प्रिंस है फॉर्टिनब्रास वो अटैक ना करे डेनमार्क के ऊपर। और उनका एक ही काम होता है इन दोनों कैरेक्टर्स का कि फॉर्टिनब्रास को जाकर रोकें कि वो डेनमार्क पर अटैक ना करें। ये मार्शल्स और बर्नार्डो रहते हैं, ये शुरू में गार्ड्स रहते हैं जो कि घोस्ट को देखते हैं, हैमलेट के फादर के घोस्ट को रात में टहलते हुए। वही होरेशियो को जाकर इन्फॉर्म करते हैं कि देखो हमने एक भूत को देखा है। और मार्शलस आता है, जब वो हैमलेट मिलता है उस घोस्ट से, उसको अपने फादर के घोस्ट से, तो मार्शलस भी रहता है वहाँ पर। फ्रांसिस्को एक सोल्जर का नाम है केवल, जो कि एल्सिनोर का जो किला है उसके गार्ड के रूप में काम करता है। तो यही वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। और ये रेनाल्डो है, इसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं।
ये पोलोनियस के घर में सर्वेंट रहता है और पोलोनियस इसको भेजता है रोनाल्डो को अपने बेटे की जासूसी करने के लिए, और जो जो उसका बेटा कर रहा है वो सब रिपोर्ट बैक करने के लिए रोनाल्डो को भेजता है अपने बेटे के पीछे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे इस ड्रामा में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन कैरेक्टर्स के नेम और इनका क्या रोल है इस ड्रामा में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेजेडी बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। शेक्सपियर का एक सबसे लेंदी प्ले है ये, और इसमें एक्शन जो है मेंटल एक्शन बहुत ज़्यादा है फिजिकल एक्शन के बजाय। तो आप कैरेक्टर्स के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने एक एक कैरेक्टर को बहुत डिफाइन करके डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, ताकि ये सारी बातें आपको याद रहें। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्लॉट डिस्कस करूँगा शेक्सपियर की इस ट्रेजेडी का, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।